मूवी की शुरुआत में हमें दो अमेरिकी सैनिक दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है मैथ्यू और दूसरे का नाम आइजैक। ये 2007 का वो दौर दिखाया जाता है जब अमेरिका इराक से जंग जीत चुका था। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वहाँ पर जो ऑयल की पाइपलाइन है उसका कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू किया जाए, लेकिन वहाँ पर मौजूद इराकी आतंकियों से उनकी मुठभेड़ होती रहती थी। साथ ही जो उस पाइपलाइन में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे उन कर्मचारियों को भी आतंकवादियों ने मार गिराया था। इसलिए अमेरिका ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू करने से पहले दो सैनिकों मैथ्यूज़ और आइजैक को भेजा था ताकि वो वहाँ पर आतंकियों को ख़त्म कर सकें। फिर मैथ्यूज़ और आइजैक को दिखाया जाता है वो झाड़ियों में छुपकर पाइपलाइन के आसपास सभी जगहों पर नज़र रख रहे होते हैं। दोनों को 20 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी आतंकी दिखाई नहीं देता। तभी मैथ्यू आइजैक से कहता है कि शायद अब वहाँ पर कोई भी आतंकी जिंदा नहीं है। साथ ही दोनों कैमरे से वहाँ पर पड़ी हुई बॉडीज़ को भी देखते हैं और सोचते हैं कि बाकी आतंकी इन्हें देखकर भाग गए हैं, इसलिए शायद अब इस साइट पर कोई भी मौजूद नहीं है। आइजैक भी मैथ्यू से कहता है कि हाँ, अब यहाँ साइट पर दूर दूर तक कोई भी इराकी दिखाई नहीं दे रहा। वो वहाँ पर कर्मचारियों की लाश को अच्छे से देखते हैं और ये नोट करते हैं कि उन सभी को सिर पर शूट किया गया है, यानी कि ये एक स्नाइपर का काम है। लेकिन मैथ्यू आइजैक से कहता है कि कोई भी स्नाइपर मात्र 30 सेकंड के अंदर इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। जिसके बाद मैथ्यू आइजैक को कवर देने को कहता है और नीचे पाइपलाइन की तरफ जाने लगता है। तभी आइजैक कहता है कि मेरे स्कोप में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें प्रॉपर कवर नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मैथ्यू आइजैक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी गन बदलने की ज़रूरत है। पर यह गन आइजैक के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि ये उसके एक मरे हुए साथी द्वारा दी गई थी। उधर मैथ्यू उस साइट पर पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर सभी लोग हेडशॉट से मरे हैं। इसलिए आइजैक की बातों पर विश्वास हो जाता है कि स्नाइपर ने ही इन सब लोगों को मारा है। अब मैथ्यूज़ आगे बढ़ता चला जाता है और मरे हुए लोगों के बीचों बीच पहुंच जाता है। वो देखना चाहता है कि इन सब लोगों को किसने और किस तरह से मारा है, लेकिन आइजैक उसको बोलता है कि तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए। उसे शक था कि स्नाइपर अभी भी कहीं आसपास छुपा हुआ है। तभी अचानक से गोली चलती है और कोई मैथ्यूज़ को शूट कर देता है, जिससे वो तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर आइजैक गोलियों से बचते हुए अपने पार्टनर को बचाने भाग निकलता है, पर तभी स्नाइपर आइजैक के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन आइजैक गिरता पड़ता एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। यहाँ आइजैक मैथ्यूज़ को कहता है कि अगर तुम जरा भी हिले तो वो तुम्हें शूट कर देगा, इसलिए चुपचाप मरने का नाटक करते रहो। इस पर मैथ्यूज़ आइजैक से कहता है कि तुम जल्द से जल्द बैकअप लेने के लिए कॉल करो। यहाँ आइजैक भी काफ़ी जख्मी हो गया था। पैर पर गोली लगने के कारण उसका काफ़ी खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए आइजैक एक बेल्ट निकालता है। इसके बाद वो आर्मी बेस में कांटेक्ट करने के लिए अपना बैग उठाता है और उसमें से रेडियो निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रेडियो अब काम नहीं कर रहा। आइजैक चेक करता है कि उसके रेडियो में गोली लग गई है, जिससे उसका एंटीना खराब हो गया है। इसी समय मैथ्यूज़ आइजैक से स्नाइपर का पता लगाने के लिए बोलता है ताकि वो उसको निशाने पर ले सके। जिस पर आइजैक मैथ्यूज़ को बताता है कि स्नाइपर हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहा है और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें शूट कर देगा। आइजैक इस दीवार में छेद बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने स्कोप से स्नाइपर को तलाश सके, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे पत्थर दीवार के नीचे गिर जाते हैं और उसके हाथ में चोट लग जाती है। इधर मैथ्यूज़ अपनी राइफल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आइजैक को दिखाया जाता है वो अपने पैर में लगी हुई गोली को एक चाकू की मदद से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे इसे काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन किसी तरह से वो चाकू से गोली को निकाल देता है और अपने घाव पर पट्टी बांध लेता है, लेकिन वो दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब आइजैक को होश आता है तो वो अपने ईयरफोन से कुछ अजीब आवाज़ सुनता है, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये आवाज़ उनके आर्मी बेस की तरफ से है। इसलिए वो तुरंत उन्हें हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन आर्मी बेस का ऑफिसर उससे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है, जिससे आइजैक को शक हो जाता है। कभी आर्मी बेस का ऑफिसर कहता है कि हमें तुम्हारी लोकेशन नहीं दिख रही, इसलिए तुम्हें खड़े होकर हवा में फायर करना होगा ताकि हम हेलीकॉप्टर को तुम्हारे पास भेज सकें। जिस पर
पर आइजक को शक हो जाता है, लेकिन वो वापस जवाब देता है कि ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है और ऐसा करने पर हमें खतरा हो सकता है। जिसके बाद ऑफिसर की बातों को और ध्यान से सुनता है। बात करते करते उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जो आर्मी बेस का ऑफिसर उससे बात कर रहा है उसका एक्सेंट अमेरिकन नहीं है, जिससे उसे पता चल जाता है कि स्नाइपर ने उसका रेडियो हैक कर लिया है और उससे आर्मी बेस ऑफिसर बनकर बात कर रहा है, इसलिए आइजक अब उसकी बातों में नहीं आने वाला। तभी स्नाइपर उससे सवाल करता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। उधर साथ ही साथ आइजक अपने रेडियो को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस दौरान स्नाइपर बार बार आइजक से फालतू के सवाल पूछ रहा था। कुछ देर बाद आइजक उससे बात करने से इनकार कर देता है। तब स्नाइपर कहता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे घायल साथी को गोली मार दूंगा। इसलिए आइजक अब स्नाइपर से बात करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान आइजक स्नाइपर की सही लोकेशन पता लगाने के लिए ज़मीन पर एक मैप बनाता है। तभी स्नाइपर उसे बताता है कि मैं कोई सैनिक या आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और अपने देश को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद वो आइजक के परिवार के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आइजक कहता है कि ये पर्सनल सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊँगा। साथ ही वो स्नाइपर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश में यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर पाइपलाइन बिछा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल बनाना चाहते हैं और तुम्हारी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर स्नाइपर हंसने लगता है और आइजक से कहता है कि यहाँ तुम्हारा जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसे हम तुम्हारे देश यानी कि अमेरिका भेज देंगे, तो आप यहाँ से चले जाओ। इसी तरह समय बीतता चला जाता है और ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं। स्नाइपर उससे बार बार पर्सनल सवाल पूछता है, लेकिन आइजक उसको जवाब देने से मना कर देता है, जिससे स्नाइपर अब मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। अब आइजक को ये यकीन हो जाता है कि वो स्नाइपर किसी भी हालत तक जा सकता है, इसलिए अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब वो स्नाइपर आइजक से सवाल करना शुरू करता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास जो स्कोप है वो तुम्हारे किस दोस्त का है और उसने उसे कहाँ से खरीदा था। ये बात सुनकर आइजक काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बात को सिर्फ मैथ्यूज और उसे ही पता था। अब आइजक को यकीन हो जाता है कि जब से हम दोनों यहाँ पर आए हैं तभी से वो स्नाइपर हमारी बात सुन रहा था। लेकिन इसी दौरान आइजक अपने स्कोप से सही बाहर देखने लगता है और वो देखता है कि एक बॉडी के पास एक रेडियो पड़ा हुआ है। इसलिए आइजक अब उस रेडियो को उठाने के लिए दीवार के बिल्कुल कॉर्नर पर पहुँच जाता है। एक लकड़ी से उस रेडियो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लकड़ी उसे रेडियो तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद आइजक को प्यास लगने लगती है तो वो अपनी बोतल से पानी निकालता है, लेकिन उस बोतल में पानी बहुत कम होता है, क्योंकि उस बोतल में एक छेद होता है जिसकी वजह से सारा पानी खत्म हो चुका था। अब स्नाइपर बताता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकता हूँ, तुम्हारी बोतल को मैंने जानबूझकर शूट किया था ताकि तुम प्यास से ही मर जाओ, और तुम्हारे एंटीना पर यानी रेडियो पर भी मैंने शूट किया है, जिससे तुम कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प आर्मी बेस से ना ले सको। और स्नाइपर बताता है कि तुम्हारी मौत धीरे धीरे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सिर पर शूट ना करके तुम्हारे पैर में गोली मारी है। तभी आइजक की नज़र उस गोली पर पड़ती है जो उसने अपने पैर से निकाली थी। अब उस गोली को ध्यान से देखता है और वो स्नाइपर से उस गोली की डिटेल पूछना चाहता है। साथ ही स्नाइपर से कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। स्नाइपर हंसते हुए जवाब देता है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तुम लोग हो, क्योंकि तुम हमारे देश आए हो और हमसे तुम लड़ाई कर रहे हो और हमारे ही लोगों को मार रहे हो। इसी बीच आइजक ये पता कर लेता है अपनी कैलकुलेशन से कि स्नाइपर झाड़ियों में छुपा हुआ है। अब वो अपने स्कोप की मदद से बाहर देखता है और स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वो एक बात और भी नोट करता है कि वो इतने ज़्यादा समय तक झाड़ियों में इतनी गर्मी में कैसे छुपा हो सकता है। इससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि स्नाइपर बहुत ही प्रोफेशनल शूटर है, जबकि स्नाइपर कहता है कि मैं कोई स्नाइपर नहीं हूँ बल्कि एक नॉर्मल इंसान हूँ। आइजक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी एक्सेंट से ये पता चलता है कि तुम अमेरिकन आर्मी में ऑफिसर के पद पर रह चुके हो और अब हमें धोखा देकर हमें ही मार रहे हो। तभी वो स्नाइपर जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। यहाँ आइजक स्नाइपर की बातों का जवाब देते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दोस्ती डीन से हुई थी, जो कि सबसे अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन बड़े होकर हम दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की। दरअसल आइजक के पास जो स्कोप है वो उसके दोस्त डीन का दिया हुआ होता है, जिसकी डेथ के बाद से ही वो उसे अपने साथ रखता है। लेकिन तभी आइजक की थकान और प्यास के कारण हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी स्नाइपर आइजक से कहता है कि जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी जीभ को काट कर तुम्हारी छाती पर रख दूंगा। स्नाइपर की बातें सुनता सुनता आइजक बेहोश हो जाता है और उसे होश आता है तो वो अपनी राइफल पर जैकेट और ऊपर हेलमेट लगा देता है और वो स्नाइपर को चकमा देने के लिए वो अपनी राइफल को दीवार के ऊपर घुमाना शुरू कर देता है। लेकिन स्नाइपर ये सब समझ जाता है और
उसके झांसे में नहीं आता। उसी दौरान आइजैक का हेलमेट दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है। अब आइजैक के साथ में एक समस्या है, हेलमेट गिरने की वजह से अब वो अपने सर की रक्षा नहीं कर सकता, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी दौरान काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है, लेकिन आइजैक आखिर तक हार नहीं मानता। इसके बाद आइजैक डिसाइड करता है उस दीवार को क्रॉस करने की, और वो एक डेड बॉडी के पास चला जाता है और वहाँ से उस बैग और रेडियो को उठाकर दीवार के पीछे आ जाता है। बैग में उसे पानी और कुछ कैंडी मिलती हैं, जिसे वो तुरंत खा लेता है। लेकिन जब वो रेडियो को चेक करता है तो पता चलता है कि वो रेडियो भी ख़राब है और काम नहीं कर रहा। अब स्नाइपर दीवार पर गोली मारता है और एक गोली उसके स्कोप में लग जाती है, जिससे स्कोप पूरी तरह ख़राब हो जाता है। तभी आइजैक को अपने ईयरपीस में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आवाज़ मैथ्यूज़ की है और वो अभी भी ज़िंदा है। उसके बाद आइजैक मैथ्यूज़ को बताता है कि स्नाइपर कचरे के पीछे छुपा हुआ है। इसके बाद मैथ्यूज़ एक कांच के टुकड़े से कचरे की तरफ देखना शुरू करता है और अपनी राइफ़ल को उठाने के लिए वो धीरे धीरे राइफ़ल की तरफ बढ़ता है, जिससे स्नाइपर उसको देख ना सके। अब आइजैक स्नाइपर को अपनी बातों में लगा लेता है। बातों बातों में ही आइजैक को पता चल जाता है कि स्नाइपर एक टीचर हुआ करता था, और बात करते हुए उसे ये भी पता चल जाता है कि अमेरिकी सैनिक उसके देश में आए थे तो उसके सभी स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए सभी अमेरिकी लोगों को मार रहा है। बातों बातों में ही आइजैक को पता चलता है कि जिस दीवार के पीछे वो छुपा हुआ है वो कभी स्कूल हुआ करता था। तभी स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि तुमने डैमेज स्कोप को अभी भी अपने पास क्यों रखा हुआ है, लेकिन इस बात का आइजैक जवाब देने से मना कर देता है। तभी स्नाइपर मैथ्यूज़ को गोली मारने की धमकी देता है। इसके बाद आइजैक स्नाइपर को जवाब देने के लिए राजी हो जाता है और वो बताता है कि स्कोप उसके दोस्त डीन का है, जिसकी मेरी वजह से डेथ हो गई थी, और मैं अभी भी खुद को डीन की मौत का जिम्मेदार समझता हूँ। असल में आइजैक को डीन की मौत का बहुत ज़्यादा पछतावा है, इसलिए वो डीन की याद में उसके दिए हुए स्कोप को संभाल कर रखता है। अब मैथ्यू को दिखाया जाता है और वो चुपके से अपनी राइफल उठा लेता है और कचरे के ढेर में गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी आइजैक भी गोली चलाना शुरू कर देता है और वो स्नाइपर का ध्यान भटकाना चाहता है ताकि स्नाइपर का ध्यान मैथ्यू की तरफ ना जा सके। लेकिन जब मैथ्यू अपनी गन को लोड कर रहा था तभी स्नाइपर उसके शोल्डर में शूट कर देता है, जिससे मैथ्यूज का कंधा बुरी तरह घायल हो जाता है। जिसके बाद मैथ्यू अपनी जान बचाने के लिए आइजैक की तरफ चलने लगता है और आइजैक उसकी जान बचाने के लिए उस दीवार के कॉर्नर पर आ जाता है। लेकिन तभी स्नाइपर मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है, जिससे वहीं पर मैथ्यूज की डेथ हो जाती है। मैथ्यू के मरने के बाद आइजैक पूरी तरह टूट जाता है और स्नाइपर से रोकर कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। अब स्नाइपर आइजैक की बात को सुनकर जवाब देता है कि अगर तुम सच में अपने घर वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। लेकिन आइजैक को स्नाइपर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसी दीवार के पीछे छुपा रहता है। अब वो स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि जब युद्ध खत्म हो चुका है तो तुम लोग इराक में क्यों रुके हुए हो। इस पर आइजैक उसे जवाब देता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। इस पर स्नाइपर कहता है जब तक तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहोगे मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा। इस पर आइजैक स्नाइपर से बात करना शुरू कर देता है और वो इस बात को कबूल करता है कि उसी ने अपने दोस्त डीन को मारा था। यहाँ पता चलता है जब आइजैक अपने दुश्मन पर वार कर रहा था तब गलती से उसने डीन पर गोली चला दी थी और वो सबको ये बताता है कि डीन को आतंकियों ने मारा है। बात करते करते आइजैक को अपनी रेडियो पर कुछ शोर सुनाई देता है। वो जल्दी से रेडियो को उठाता है और सुनता है कि आर्मी बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथियों की आवाज़ सुनकर आइजैक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बात पूरी नहीं होती और उसे पता चलता है कि उसका रेडियो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब बिल्कुल भी उस रेडियो से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तभी स्नाइपर की आइजैक को आवाज़ आती है जो आर्मी बेस से हेल्प मांग रहा था। ये बात सुनकर आइजैक को पता चल जाता है कि स्नाइपर इसी जगह पर काफ़ी समय से था। स्नाइपर उनके रेडियो को हैक करके बैकअप टीम को बुलाना चाहता है और उन्हें आसानी से मार देता है। यही नहीं, पाइपलाइन साइट पर मजदूरों को मारने के बाद उसी ने ही हेल्प के लिए बैकअप टीम को बुलाया था, इसलिए आर्मी बेस से मैथ्यूज और आइजैक को यहाँ पर भेजा गया था। इसलिए स्नाइपर अमेरिकी लोगों को इसी तरह से जाल में फंसाकर मार रहा है। अब आइजैक को दिखाया जाता है, आइजैक थकान के मारे फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसके घाव पर एक कौवा आकर बैठ जाता है और उसे खाने लगता है। अब आइजैक की आँख खुलती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब आइजैक बड़ी मुश्किल से एक छड़ी की हेल्प से मैथ्यूज की गन को उठाता है और उस कचरे के ढेर पर निशाना लगाकर गोली चला देता है। इसी दौरान उसे वहां पर हेलीकॉप्टर्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी हेल्प के लिए वहां पर आए हुए थे। लेकिन आइजैक ये अच्छे से जानता था कि स्नाइपर उन्हें अपने जाल में आसानी से फंसा लेगा। अपने साथियों की जान बचाने के लिए वो उस दीवार को पूरी तरह से गिरा देता है, जिससे वहां पर काफ़ी धूल उड़ने लगती है और वो स्नाइपर की नज़रों से बच जाता है। इसके बाद आइजैक उस कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है
अब आइजैक को एहसास हो जाता है कि वो स्नाइपर उस पर गोली नहीं चला रहा, जिससे उसे लगता है कि उसने स्नाइपर को मार दिया है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से वहां पर आ जाते हैं और जल्द ही वो आइजैक को स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज के लिए ले जाते हैं। तभी आइजैक उनसे स्नाइपर के बारे में बातें बताने लगता है और कहता है कि उन्हें उस कचरे के ढेर में एक बार चेक कर लेना चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर के कारण कोई भी आइजैक की बात को सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलने लगती हैं। वो स्नाइपर एक एक करके सभी सैनिकों को मार डालता है, जिससे तेजी से हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर जाता है और इस एक्सीडेंट में आइजैक की भी मौत हो जाती है। कहानी के एंड में वो स्नाइपर फिर से यूएस की आर्मी बेस को चेक करता है और अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करके फिर से एक और बैकअप टीम को बुलाता है। यानी अब वो बैकअप टीम यहाँ पर आएगी तो उन्हें भी वो स्नाइपर जान से मार डालेगा। और इसके साथ ही ये अमेजिंग मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।